रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और जिसको हम लोग कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। चलो, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि जब भी किसी साझेदार का रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण होता है, तो ऐसी स्थिति में 5-6 प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जिसमें से पहला प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको न्यू रेशियो निकालना, जिसमें से पहला प्रॉब्लम मैंने बताया था न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा प्रॉब्लम आपको बताया गया था क्या, वैल्यूएशन ऑफ या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चौथा प्रॉब्लम आपको बताया गया था क्या, अकोमोलेटेड प्रॉफिट, अकोमोलेटेड लॉस, रिजर्व। इन सारे का एडजस्टमेंट पार्टनर के बीच किस प्रकार किया जाता है। और पांचवा प्रॉब्लम में था आपका क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं वो सीखेंगे। तो रिटायरमेंट चैप्टर में आपसे कहा जा सकता है जर्नल करें। रिटायरमेंट चैप्टर में आपसे कहा जा सकता है जर्नल एंट्री करें। फाइन, उस रूम में चलेगा, उस रूम में चले जाओ, नहीं इसमें भी नहीं चलेगा, फिलहाल बैठ जाओ उस रूम में। रिटायरमेंट चैप्टर में जर्नल एंट्री करने को कहा जाएगा, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा सकता है नेसेसरी अकाउंट खोलने के लिए, आवश्यक खाते खोलने के लिए, तो हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स खोलेंगे। और नेसेसरी अकाउंट के साथ साथ आपसे कहा जा सकता है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। क्योंकि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन के बाद नए चिट्ठे तैयार किए जाते हैं। चाहे एडमिशन हो, किसी साझेदार का प्रवेश ग्रहण हो, चाहे किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो, चाहे किसी साझेदार की मृत्यु हो, हर रिकंस्टिट्यूशन के बाद नया बैलेंस शीट तैयार होता है। तो रिटायरमेंट चैप्टर में मोस्टली आपसे कहा जा सकता है फॉर्म की बुक में, फॉर्म की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करें। ओके, या नहीं तो जर्नल एंट्री ना करें तो क्या करें, फॉर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोले, नेसेसरी अकाउंट्स खोले, और कहा जा सकता है नेसेसरी अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट तैयार करें। ठीक है, तो अपने को एक टारगेट लेकर के चलना होगा कि यदि हमारे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने को कहा जाए, फॉर्म के बुक में जर्नल एंट्री करने को कहा जाए, तो रिटायरमेंट में कितने जर्नल हम लोग करेंगे और किस किस स्टेप में हम लोग जर्नल करेंगे। तो टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग 7 जर्नल करते हैं। हम लोग कितने जर्नल करते हैं, 7 जर्नल, और 2 जर्नल एक्स्ट्रा हम लोग ले लें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। यदि कैपिटल एडजस्टमेंट पूंजी का समायोजन होगा तो 7 के अलावा 2 एक्स्ट्रा जर्नल हमें करने पड़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। यदि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, तो हम लोग मैक्सिमम 7 एंट्री करेंगे। अब 7 से 1 बढ़ भी सकता है या 7 से 1, 2, 3 घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, आपकी सिचुएशन पर। ठीक है, अब जर्नल की तो बात हो गई कि चलो 7 जर्नल करना है या फिर 7 to 9 जर्नल करना है। ठीक, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा नेसेसरी अकाउंट्स खोलने के लिए, आवश्यक खाते खोलने के लिए, तो आवश्यक खाते हम लोग खोलेंगे 2। ठीक है, एक तो खोलेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन खाता, और दूसरा हम लोग खोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग 2 प्रकार से खोल सकते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कंबाइंड खोलेंगे, ज्वाइंट का मतलब रिमेनिंग पार्टनर और रिटायर पार्टनर दोनों का एक साथ हम लोग खोलेंगे। रिमेनिंग पार्टनर और रिटायर पार्टनर दोनों का एक साथ खोलेंगे। तो कभी कभी रिटायर्ड पार्टनर का अकाउंट्स अलग खोलते हैं और रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग खोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी सुविधा हो, ज्वाइंटली खोलने के लिए तो आप ज्वाइंट खोल सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग सेपरेट भी खोल सकते हो।
ठीक है। तो खाते में यदि आपसे कहा जाएगा नेसेसरी अकाउंट्स टू बी ओपन, तो आप दो खाते खोलेंगे, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। और बाद में हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। कोई डाउट? चलो हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्री में, ठीक है। जर्नल एंट्री में हम लोग जर्नल एंट्री किसका करेंगे? जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म का नाम भी दे सकते हो। और टोटल 7 जर्नल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि किसका किसका जर्नल करना है, और आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप डिसीजन लोगे कि ये जर्नल करना है या नहीं करना है, मीन्स वो एंट्री करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहला एंट्री रिटायरमेंट चैप्टर में सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं। फर्स्ट एंट्री रिमेनिंग पार्टनर। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि रिटायर पार्टनर के बाद जो भी साझेदार बचते हैं उसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं, ठीक है। रिटायर पार्टनर के बाद जो भी साझेदार बचते हैं उसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं। रिटायर पार्टनर वो जो फर्म से या फर्म के अन्य साझेदारों से अपना रिलेशन समाप्त कर ले, अपना संबंध समाप्त कर ले, अलग हो जाता है, वो रिटायर पार्टनर। और बाकी जो साझेदार बचते हैं उसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं, शेष बचे हुए साझेदार कहते हैं। तो पहला जर्नल हम लोग करेंगे रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर पार्टनर को जी रिटायर पार्टनर को गुडविल देने का या गुडविल से कंपनसेट करने का। फर्स्ट एंट्री जब भी आप रिटायरमेंट में जर्नल एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री आप करोगे रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर पार्टनर को गुडविल देने का। अच्छा, क्या एंट्री होता है वो हम लोग बाद में थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे जस्ट आफ्टर फर्स्ट एंट्री के ठीक बाद हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे। देखो बैलेंस शीट, रिटायरमेंट से पहले का बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है आपके क्वेश्चन में। रिटायरमेंट से पहले का बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, और इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपने को देखना है क्या? लायबिलिटी साइड में अपने को देखना है अमर अकबर अंथोनी, मीन्स जनरल रिजर्व या रिजर्व, कोई भी रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अवितरित लाभ जो अभी तक बांटा नहीं गया है। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। यदि ये तीनों हो या तीनों में से कोई एक भी हो तो इसे हम लोग पार्टनर के बीच बांट देंगे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर के बीच बांट देंगे, सारे पार्टनर के बीच बांट देंगे, ऑल पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। और यदि मान लो कि लायबिलिटी साइड के अलावा एसेट साइड में भी अकुमुलेटेड लॉस मिला, ये अकुमुलेटेड प्रॉफिट है, ये रिजर्व है, और ये एक फंड है WCF। एसेट साइड में भी यदि मिला, क्या एसेट साइड में भी यमला पगला और दीवाना, जी हाँ। तो यमला पगला दीवाना का मतलब हो गया गुडविल। इसको हम लोग कहते हैं अपीयरिंग गुडविल। क्या कहते हैं? अपीयरिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, विद्यमान ख्याति, ऑलरेडी जो फर्म के बैलेंस शीट में मौजूद है, ठीक है। ये परचेज गुडविल है, खरीदा हुआ गुडविल है, ठीक। और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अकुमुलेटेड लॉस। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, विज्ञापन उच्छेद खाता, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी मिल जाए या फिर ये तीनों मिल जाए तो इसे भी हम लोग ऑल पार्टनर के बीच, सारे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर रिटर्न ऑफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। ये यदि बटेगा, सुन लो, यदि लायबिलिटी साइड वाला आइटम बटेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। और एसेट साइड वाला कुछ भी बटेगा साझेदारों के बीच तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, श्योर है। क्योंकि एसेट साइड वाले जो भी है, गुडविल हो, पीएल का डेबिट बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, ये सब लॉस है, ये सब क्या है? लॉस। और यदि लॉस साझेदारों के बीच बटेगा तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, ठीक है। इसलिए ये सब पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा। और रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का पार्ट सी रिजर्व है, तो प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो चाहे WCF फंड हो, ये सब जनरल रिजर्व का निर्माण कहां से होता है? प्रॉफिट से होता है। फंड का निर्माण कहां से होता है? प्रॉफिट से होता है। तो प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या WCF हो, ये सब भी साझेदारों के बीच बट जाता है,
सारे साझेदारों के बीच, और ये एक तरह से प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जब साझेदारों के बीच बढ़ता है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इसलिए इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डालेंगे और इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालेंगे। तो जस्ट गुडविल का एंट्री करने के बाद ठीक बाद हम लोग एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और एसेट साइड वाले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को बांटने का। ठीक है, तो दूसरा एंट्री करते हैं बैलेंस शीट के अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अकोमोलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को बांटने का। इसमें दो एंट्री होता है, इसमें दो एंट्री होता है। एक बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में क्या रिजर्व, और रिजर्व के बाद WCF और PL। ठीक है, और दूसरा एसेट साइड में भी हम लोग ढूंढेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयरिंग गुडविल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यदि रहेगा तो पार्टनर के बीच हम लोग बांट देंगे। चलो, इसके बाद हम लोग थर्ड एंट्री कौन सा करेंगे? देखो थर्ड एंट्री जो हम लोग करते हैं वो है रिवैल्यूएशन का। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन? क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी साझेदारी फर्म में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी हो, कोई भी साझेदारी फर्म हो, चाहे फिर एकाकी व्यापार हो, सारे में व्यापारिक वर्ष के अंत में, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो हमारा कैलेंडर ईयर हो, व्यापारिक वर्ष के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्ष के अंत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। और बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स को दिखाया जाता है। इसको हम लोग तुलन पत्र भी कहते हैं। कंपेयर भी किया जाता है कि मेरा एसेट्स कौन कौन सा है और किस टाइप का है, मेरी लायबिलिटीज कौन सी है और किस किस टाइप की है, और कितना एसेट्स और लायबिलिटीज है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साझेदार वर्ष के अंत में ही रिटायर करेगा। साझेदार वर्ष के बीच में भी रिटायर कर सकता है, वर्ष के अंत में भी रिटायर कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोई साझेदार वर्ष के बीच में रिटायर करेगा या वर्ष के अंत में रिटायर करेगा, मान लो, ठीक है, तो फिर वहां पर भी तो बैलेंस शीट बनाने होंगे कि नहीं बनाने होंगे? जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, वर्ष के अंत में रिटायर करेगा तो भी, और वर्ष के बीच में बातचीत बंद करेगा, और वर्ष के बीच में रिटायरमेंट करेगा तो भी, कभी भी रिटायरमेंट करेगा तो रिटायरमेंट के बाद हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और इस न्यू बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट? रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना होता है। ये एडमिशन रिटायरमेंट से पहले का बैलेंस शीट, और ये एडमिशन या रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट, जिसको हम लोग रिवाइज्ड बैलेंस शीट कहते हैं। तो जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट कब का? वर्ष के अंत का। और ये बैलेंस शीट कब का? हो सकता है कि उसके बाद 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 12 महीना के बाद रिटायर करे उसका। ठीक है, तो इस पीरियड में हमारा एसेट्स या हमारा लायबिलिटीज कुछ ना कुछ तो जरूर चेंजेस हुआ होगा। हमारा एसेट्स यूज हुआ होगा तो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कटेगा, लायबिलिटीज यदि चुकाए होंगे तो लायबिलिटीज घटेगा, फिर से कर्ज लिए होंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, एसेट्स नया खरीदे होंगे तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। तो ये परिवर्तन का प्रभाव सारे साझेदारों को सहन करना पड़ता है। ये जो चेंजेस हुआ है और इस चेंजेस से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कहेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। यानी संपत्तियों का फिर से रिवैल्यूएशन करना, फिर से इवैल्यूएशन करना, फिर से डिटर्मिनेशन करना, निर्धारण करना, और निर्धारण करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद हो सकता है कि हमारा एसेट्स बढ़ जाए, हो सकता है हमारा एसेट्स घट जाए, हो सकता है हमारा लायबिलिटीज पहले की तुलना में घट जाए, या लायबिलिटीज बढ़ भी सकता है। तो ऐसा करने से जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है, और इसके लिए भी हमें जर्नल करने पड़ते हैं। रिटायरमेंट में इसके लिए भी हम लोग जर्नल करेंगे, और इसको हम लोग लिखते हैं
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस के लिए भी एंट्री करना पड़ता है, और इसके लिए हमें 3 एंट्री करना पड़ता है। ए प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट, क्या रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग 3 एंट्री करते हैं, एक प्रॉफिट के लिए, बी लॉस के लिए, और सी प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच जी बांटने के लिए, पार्टनर के बीच बांटने के लिए। कोई डाउट? और फर्स्ट कैटेगरी का समझ में आ गया, सेकंड भी समझ में आ गया, थर्ड भी समझ में आ गया। फोर्थ नंबर यहां देखेंगे, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो सुनना चाहिए थोड़ा देर के लिए। चलो यहां पर देखेंगे फोर्थ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जो साझेदार रिटायर किया है उस साझेदार को फाइनली कितना पेमेंट करना है, क्योंकि उसको तो भगाना है। जो साझेदार फॉर्म से रिटायर कर गया वो जा रहा है, तो जब भी आप जाते हो तो आपका जो भी घर में है या आपका जो भी फर्म में है वो तो आपको दिया जाएगा। तो ऑलरेडी जो साझेदार फॉर्म से रिटायर करते हैं उसको उसकी पूंजी यानी कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट में हिस्सा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस में हिस्सा, ये सब सहन करके जाना पड़ता है। यदि प्रॉफिट है तो लेके जाए, लॉस है तो सहन करके जाए। तो ये सारा कि रिटायरमेंट के अवसर पर रिटायर पार्टनर को कितना अमाउंट पेमेंट करना है, रिटायरमेंट पर रिटायर्ड पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। और जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग पेमेंट करने की बात नहीं सोचेंगे। मींस रिटायर पार्टनर को कितना पेमेंट करना है ये तभी निकलेगा जब आप रिटायर पार्टनर का अकाउंट खोलते हो। जब आप रिटायर पार्टनर का अकाउंट खोलते हो फिर आपको पता चलता है कि रिटायर पार्टनर को फर्म की ओर से कितना पेमेंट किया जाएगा। तो लास्ट एंट्री जो फोर्थ नंबर का होगा वो होगा रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करने का। यदि फर्म के पास कैश अवेलेबल होगा, बैंक बैलेंस अवेलेबल होगा, तो फर्म रिटायर पार्टनर को पेमेंट करेगी। और यदि फर्म के पास कैश या बैंक बैलेंस अवेलेबल नहीं होगा तो रिटायर पार्टनर को पेमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि रिटायर पार्टनर का जो ड्यूज अमाउंट है, बकाया राशि है, वो रख लिया जाएगा, वो बाद में दिया जाएगा। इट मीन्स उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जब भी उसको लौटाया जाएगा तो 6% ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। तो आप रिटायर पार्टनर को इमीडिएट पेमेंट कर भी सकते हो। आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हो तो रिटायर पार्टनर का जितना ड्यूज अमाउंट है आप उसको क्या करोगे, लोन में ट्रांसफर कर दोगे, बाद में इन फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। या नहीं तो रिटायर पार्टनर जिद पकड़ ले कि नहीं हमको अभी चाहिए ही, और फर्म के पास कोई कैश या बैंक बैलेंस नहीं है, तो फर्म के पास एक विकल्प है, वो बैंक से कर्ज लेकर के रिटायर पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन हो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ नंबर में उसका एंट्री कर लेंगे। लेकिन ये एंट्री फोर्थ नंबर वाला एंट्री में मैं स्टार लगा रहा हूं। फोर्थ नंबर का एंट्री आप तभी करेंगे जब आप रिटायर पार्टनर का अकाउंट खोलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट कितना करना है। ओके, अब कहोगे सर आपने तो कहा था 7 एंट्री, बट आप 4 ही दे रखे हो, तो गिन लो ना। 1 एंट्री, ठीक है, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 2 एंट्री, इसको यदि हम लोग नहीं लेते हैं तो 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4, 5, 6 और 7 हो गया ना, टोटल 7 एंट्री होता है। और 2 एंट्री और इसमें हम लोग प्लस कर सकते हैं कब, जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तब। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग सिस्टमेटिक एंट्री करते हैं कि इसका कौन सा एंट्री होता है। सबसे पहला एंट्री कौन होगा, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर पार्टनर को गुडविल दे देना। ठीक है,
जर्नल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 फॉर्म का नाम लिख देंगे। जर्नल का जैसे आप फॉर्मेट लिखते हो उसी तरह हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे। ये आपका हो गया डेट कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर कॉलम, ये हो गया आपका एलएफ रिजर्व वैल्यू कॉलम, ये हो गया डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और हम लोग जर्नल इसी में करेंगे। फिलहाल आपको समझाना है इसलिए हम जर्नल इसमें नहीं करने जा रहे हैं, अलग अलग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर का हम लोग जर्नल करेंगे रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर पार्टनर को गुडविल देंगे। ठीक है, तो कई प्रकार से आप समझ सकते हो, आप रट भी सकते हो, आप ये एंट्री रट भी सकते हो। रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा रिटायर पार्टनर को गुडविल देने के लिए एंट्री हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। लेकिन हम लोग इस कंसेप्ट पर काम नहीं करते हैं, हम लोगों का कंसेप्ट एडमिशन वाला है। जब आप एडमिशन चैप्टर पढ़े थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो साझेदार सैक्रिफाइस करता है, जो साझेदार सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल मिलेगा, उसको गुडविल मिलेगा। ठीक है, इट मींस उसको गुडविल मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, जो साझेदार सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, जो साझेदार गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, वो साझेदार अपने घर से लेकर आए, चाहे अपने कैपिटल में से गुडविल या प्रीमियम की राशि काट करके किसको देता है? सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को। इसका मतलब है कि गेन करने वाला साझेदार, गेन करने वाला साझेदार हमेशा गुडविल सहन करता है। गेन करने वाला साझेदार हमेशा गुडविल बोर्ड करता है, सहन करता है। गुडविल यही लाता है, चाहे घर से लेकर के आए, ठीक है, चाहे अपने कैपिटल में से, ऑलरेडी यदि वो उस फर्म का साझेदार है तो अपने कैपिटल में से गुडविल काट ले, और किसको दे? सैक्रिफाइस करने वाले को। हमेशा गुडविल सैक्रिफाइस करने वाले साझेदार को मिलता है, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट चैप्टर हो। मैं प्रॉपर किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। चैप्टर कोई सा भी हो, चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, इससे हमें कोई बहस नहीं है। चैप्टर कोई सा भी हो, हर चैप्टर में हम लोग इसी कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे कि जो साझेदार गेन कर रहा है, लाभ के हिस्से को गेन कर रहा है, उसको डेबिट करेंगे, और जो साझेदार अपने लाभ के हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर अपने लाभ के हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, उसको गुडविल मिलेगा, कंपनसेट होगा, क्षतिपूर्ति होगी। तो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट और गेनिंग करने वाले पार्टनर को डेबिट करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर में कौन सैक्रिफाइस करता है, कौन गेन करता है? रिटायरमेंट चैप्टर में गेन कौन करता है? रिमेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन करता है अपने हिस्से का? रिटायर पार्टनर। इसीलिए यहाँ पर जर्नल बन गया रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रटेंगे नहीं, कंसेप्ट पे काम करेंगे। पहला एंट्री रिटायरमेंट चैप्टर में, यदि आपके क्वेश्चन में जर्नल का है तो यही एंट्री हम लोग करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये जो गुडविल बटेगा वो गेनिंग रेशियो में, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। नरेशन करेंगे हम लोग, बीइंग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बीइंग डॉट 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 शेयर इन गुडविल, बीइंग डॉट 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 शेयर इन गुडविल बोर्न बाय डॉट 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 इन गेनिंग रेशियो। यहां पर गेनिंग रेशियो डाल देंगे। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री मैंने बताया था, पहला एंट्री हो गया गुडविल का। दूसरा एंट्री मैंने क्या बताया था? देखो, दूसरा एंट्री मैंने बताया था आपको क्या जी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और एसेट साइड वाले आइटम को बांटने का। लायबिलिटीज और एसेट साइड वाले आइटम को बांटने का है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या रहता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अमर, अकबर और एंथोनी, और एसेट साइड में यमला, पगला और जी, याद रखो। तो चलो अब हम लोग दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, दूसरा एंट्री करेंगे बैलेंस शीट वाला। ठीक है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यदि दिख जाए तो उसको बांटे बिना छोड़ना मत जी। चलो, रिजर्व बांटेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
यदि पीएल बांटेंगे हम लोग, पीएल का क्रेडिट बैलेंस तो पीएल डेबिट, या फिर डब्ल्यूसीएफ बांटेंगे तो डब्ल्यूसीएफ अकाउंट डेबिट। तो किसके बीच बांटेंगे? ऑल पार्टनर के बीच, नो रिटायर, सारे साझेदारों के बीच। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो ये सारे साझेदारोों के बीच बट जाता है। तो ऑल पार्टनर, नॉट ओनली रिटायर्ड, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे साझेदारों के बीच। नरेशन लिखेंगे बीइंग, जो भी बढ़ जाए उसका नाम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ओके, अच्छा, यदि एसेट साइड में दिख जाए, यदि एसेट साइड में दिख जाए तो फिर क्या करेंगे? एसेट साइड वाले आइटम को भी बांटेंगे, लेकिन याद है थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि एसेट साइड में जो भी होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, और ये लॉस पार्टनर को बोर्ड करना पड़ता है, इसलिए पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में हो चाहे एसेट साइड में हो जी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या रहता है? अपीयरिंग गुडविल, अपीयरिंग लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, या फिर पीएल का डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस रहे तो पीएल अकाउंट, या नहीं तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। ओके, और ये भी हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये भी हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ये हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। पढ़ आउट, गुडविल गेनिंग रेशियो में बटेगा, जनरल रिजर्व पीएल ओल्ड रेशियो में, गुडविल पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस वगैरह जो है वो किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। चलो भाई, अपने लोग दो कैटेगरी का एंट्री कर लेंगे। अब हम लोग ठीक इसके बाद हम लोग किसका एंट्री करेंगे पता है? रिवैल्यूएशन। समझ में आ रही है बात? हम लोग किसका एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन का। चलते हैं, रिवैल्यूएशन पर 3 एंट्री होगा। फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का और सिक्स्थ नंबर का। रिवैल्यूएशन पर 3 एंट्री, एक प्रॉफिट के लिए, एक लॉस के लिए, और एक प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए। 3 एंट्री, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है और कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो जरा सा समझ जाए, यहां पे आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, ओके, और बैलेंस शीट के नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। क्या? प्लांट इतना से बढ़ गया, मशीन इतना से घट गया, बिल्डिंग 20% से बढ़ गया, डेटर पर रिजर्व कर लें, ये सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जिसके बारे में लिखा हुआ है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, समझो जिसके बारे में लिखा हुआ है उसी का वैल्यू चेंज हुआ है, उसी का वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है। और हम ये कंपेयर करेंगे कि नया वैल्यू क्या है और पुराना वैल्यू क्या है, या फिर कितना बढ़ाने को कह रहा है या कितना घटाने को कह रहा है, बस हमें ये निकालना है, ठीक है। और यदि नया मूल्य दे दिया हुआ है तो पुराने मूल्य से कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर मान लो कि प्लांट, यहां समझेंगे, जैसे मान लो कि यहां प्लांट 80,000 है और यहां लिखा हुआ है कि प्लांट को 90,000 पर वैल्यूड किया गया। कितने पर वैल्यूड किया गया? 90,000 पर वैल्यूड किया गया। इसका मतलब ये नया मूल्य हो गया, ये पुराना मूल्य हो गया। तो प्लांट 80,000 का था, अब प्लांट 90,000 का हो गया। इसका मतलब है कि 10,000 रुपया प्लांट का मूल्य बढ़ गया, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में सिर्फ 10,000 का ही एंट्री होगा, क्योंकि 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहां पर लिखा हुआ रह सकता है प्लांट को 10% से डेप्रिशिएट करे। इसका मतलब अब कंपेयर मत करना, तुलना मत करना। तुलना तभी होगा जब नया मूल्य दिया हुआ रहेगा। अब तुलना मत करना, अब क्या करना? 80,000 का 10% निकाल देना, 8,000 रुपया डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमारे फार्म के लिए लॉस है, तो लॉस का एंट्री कर देंगे। समझ में आ रही है बात? कभी कभी क्या कहेगा कि प्लांट को 4,000 से घटाएं, ठीक है, टू बी रिड्यूस,
4,000 रुपया से घटा दें, ठीक है। तो प्लांट को 4,000 से घटाएं, ऑलरेडी यहां पर दे चुका है कि प्लांट पर 4,000 रुपया का लॉस हुआ है। आपको 80 और 4 में कंपेयर नहीं करना है, आपको निकाल करके दे दिया हुआ है कि 4,000 रुपया लॉस है, आप मात्र 4,000 रुपया लिखें, 76,000 नहीं। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब 76 लिखना। रिवैल्यूएशन में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का एंट्री होता है, नया मूल्य या पुराने मूल्य का एंट्री नहीं होता, ओनली प्रॉफिट या लॉस का एंट्री होता है। कोई डाउट? तो आप उसी एसेट्स या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करें जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहे कि कौन बढ़ गया कौन घट गया, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट का भी एंट्री हमें करना है और लॉस का भी एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के लिए एंट्री करेंगे या फिर कोई लॉस के लिए एंट्री करेंगे। चलो, जब हम लॉस का एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए लॉस होने पर डेबिट करते हैं, जितना भी लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। इतना बात समझ, ठीक है। टू, जिस पर लॉस होता है, जिस पर लॉस होता है। अब जैसे प्लांट पर लॉस होगा तो प्लांट अकाउंट, मशीन पर लॉस होगा तो मशीन अकाउंट, ठीक है। डेटर पर प्रोविजन करना है तो डेटर अकाउंट, डेटर पर प्रोविजन करना है तो डेटर अकाउंट। समझ में आ रही है बात? ये लॉस का एंट्री हो गया। किसका एंट्री हो गया? लॉस का एंट्री। प्रॉफिट का एंट्री करने के लिए रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जिस पर प्रॉफिट होगा, मान लो कि बिल्डिंग पर प्रॉफिट हो रहा है, मान लो बिल्डिंग पर प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट हो, ठीक है। मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये लॉस का एंट्री हो गया और ये प्रॉफिट का एंट्री हो गया। समझ में आ रही है बात? ये लॉस का एंट्री और ये प्रॉफिट का एंट्री। मान लो कि लॉस टोटल 8,000 है, सपोज करो, और प्रॉफिट टोटल 18,000 है। प्रॉफिट कितना है टोटल? 18,000 और लॉस कितना है? 8,000 रुपये। तो 18,000 में से 8,000 लॉस घटा देंगे फिर भी तो 10,000 प्रॉफिट बचेगा कि नहीं बचेगा? 10,000 प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? साझेदारों के बीच बांट। तो चलो, प्रॉफिट को साझेदारों के बीच बांटने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट या लॉस को सारे साझेदारों के बीच बांटेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। Narration लिखेंगे being profit on revaluation transfer to all partners in old ratio। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कोई डाउट? समझ में आ रही बात? तो प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोगों ने ये एंट्री किया। ये मैंने क्या बांटा? प्रॉफिट बांटा। ओके सर, इफ यदि लॉस हो जाता तो सर क्या करते? तो ऑल पार्टनर्स को डेबिट करते और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते, ओल्ड रेशियो में बांट देते। क्लियर? तो अपने लोग 3 कैटेगरी का एंट्री सीख लिए हैं, 3 कैटेगरी का एंट्री सीख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा कैटेगरी, रिटायर पार्टनर को पेमेंट करने का। तो चौथा कैटेगरी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये फोर्थ कैटेगरी का एंट्री तभी होगा, फोर्थ कैटेगरी का एंट्री तभी होगा जब हम लोग पार्टनर का कैपिटल तैयार करेंगे, रिटायर पार्टनर का कैपिटल तैयार करेंगे। और रिटायर पार्टनर का कैपिटल तैयार करने के लिए हम लोग देखेंगे कि रिटायर पार्टनर को कितना पेमेंट होगा, और पेमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर लोन में ट्रांसफर करना होगा, ये भी डिसीजन लेने के बाद ही एंट्री होगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे फोर्थ एंट्री की तरफ, क्योंकि गुडविल का एंट्री हम लोग कर चुके हैं, बैलेंस शीट वाला एंट्री कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस का एंट्री कर चुके हैं, और हम लोगों को लास्ट एंट्री करना है रिटायर पार्टनर को पेमेंट करने का या उसके ड्यूज अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करने का। चलो आगे आते हैं। लेकिन रिटायर पार्टनर का अकाउंट खोलने के बाद तो यदि रिटायर पार्टनर को कैश में पेमेंट किया जाता है, रिटायर्ड पार्टनर को
कैश या चेक से पेमेंट करने पर। जरूरी नहीं है कि रिटायर पार्टनर को कैश या चेक से पेमेंट कर ही सकते हैं। इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस देखेंगे, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस देखेंगे, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? कैश या बैंक अकाउंट कब कब पेमेंट कर देने पर, पेमेंट कर देने पर। अच्छा, पेमेंट नहीं करेंगे तो टू रिटायर्ड पार्टनर्स क्या लोन अकाउंट, ठीक है। और मान लो कि बैंक से कर्जा लेकर के पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? खैर बाद में उसको देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग दो ही काम किया, अभी दो काम किए। पेमेंट कर दिए हैं, यहां पर ये भी लिख देते हैं पेमेंट करने, चलो पेमेंट ये ठीक था करने पर या लोन में ट्रांसफर करने पर। EFD कर दिया, ट्रांसफर करने पर, ये दोनों एंट्री होगी। यदि हम पेमेंट कर देते हैं तो रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और यदि हम पेमेंट नहीं करते हैं तो लोन में ट्रांसफर करेंगे तो रिटायर पार्टनर का नाम दे देंगे। यदि सी रिटायर कर रहा है तो सीज लोन अकाउंट, बी रिटायर कर रहा है तो बीज लोन अकाउंट, ठीक। नारसन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ डॉट रिटायर पार्टनर, ठीक है, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट या पेमेंट इन कैश और चेक। यदि पेमेंट करेंगे तो बीइंग बैलेंस ऑफ सी पेमेंट इन कैश। यदि हम पेमेंट नहीं करेंगे लोन में ट्रांसफर करेंगे तो बीइंग बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कोई डाउट? अब बात रह गई कि सर पेमेंट करना है, कैश नहीं है बट पेमेंट करना है, तो मेरे सामने क्या ऑप्शन है? बैंक से कर्ज लेकर पेमेंट करना, बैंक से कर्ज लेकर के पेमेंट करना। और जब बैंक से कर्ज लेकर के पेमेंट करेंगे तो दो एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगा? दो एंट्री। एक एंट्री हो जाएगा फॉर लोन टेकन, कर्ज लेने का। एक एंट्री हो जाएगा कर्ज लेने का फॉर लोन टेकन, ठीक है। तो कर्ज लेने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। नारेशन लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हो गया, ये हो गया बैंक से कर्ज लेने का। अब कहोगे सर बी नंबर का एंट्री क्या करोगे? बी नंबर का एंट्री करेंगे, बी नंबर का एंट्री हम लोग करेंगे क्या? पेमेंट करने का। ये तो मैंने कर्ज लिया है ना, अब पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा पता है? पेमेंट करने का एंट्री हो जाएगा रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोग करके दिखा देते हैं, तुरंत करके दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्या? दूसरा से मिक्स है ना। ये हो गया कर्ज लेने का ए, और बी नंबर का जो एंट्री हो जाएगा बी, ठीक है, वो हो जाएगा क्या? पेमेंट करने का, पेमेंट करने का।
पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? पेमेंट करने का एंट्री हो जाएगा रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, being payment to retired partners, ठीक है, from loan taken, ऋण लेकर के पेमेंट की। ये था आपका टोटल 7 एंट्री। समझ में आई बात? चलो 7 एंट्री में हम लोग चलेंगे। पहला एंट्री देख लो। पहला एंट्री आपका गुडविल का, दूसरा एंट्री बैलेंस शीट वाले आइटम का, दूसरा और तीसरा नंबर का एंट्री, चौथा नंबर का एंट्री हो गया आपका रिवैल्यूएशन का। 3 एंट्री लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच बांट के लिए, और लास्ट एंट्री हो गया, ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करने के लिए, चौथा एंट्री, ठीक है। कुल मिलाकर के 7 एंट्री होते हैं। कोई डाउट? अब हम लोग आगे देखेंगे आवश्यक खाते कैसे खोले जाते हैं। नेसेसरी अकाउंट में मैंने बताया था 2 अकाउंट्स, एक रिवैल्यूएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग आगे देखेंगे ये